नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यू राइज क्लासेस में। आइए मध्यकालीन भारत में भू राजस्व प्रणाली से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। शुरू करते हैं। जमींदारों के अधिकार एवं कर्तव्य व ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जमींदारों की भूमिका। देखिए, जमींदारों के क्या अधिकार थे और उनके क्या कर्तव्य हुआ करते थे राज्य के प्रति या किसानों के प्रति। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जमींदारों की भूमिका, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी उसमें जमींदारों का कितना महत्व था, क्या उनकी भूमिकाएं थी। देखिए, जमींदारों की ये जिम्मेदारी होती थी कि वे गैर कृषि भूमि को कृषि के अंतर्गत लाएं। गैर कृषि भूमि से मतलब है जहाँ पर कृषि नहीं हो रही है, जो वन वाली ज़मीन है या ऊसर ज़मीन है, बंजर पड़ी ज़मीन है या परती पड़ी ज़मीन है, उनका प्रयास रहता था, ये उनकी जिम्मेदारी होती थी। क्योंकि प्रशासन चाहता था कि सारी ज़मीन जो है वो कृषि के अंतर्गत लाई जाए। सभी ज़्यादा से ज़्यादा माने कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन पर कृषि कार्य हो, क्योंकि उस समय जो आय थी, जो अर्थव्यवस्था थी, उसका मूल आधार जो था वो भू राजस्व ही था। तो ज़्यादा से ज़्यादा जब ज़मीनों पर कृषि की जाएगी तो भू राजस्व जो है बढ़ेगा। तो इसीलिए इनको ये अधिकार दिया जाता था, इनको ये आदेश दिया जाता था सरकार की तरफ से कि आप अपने क्षेत्र में देखें कि जो ज़मीन खाली पड़ी है, बंजर पड़ी है या जिस पर झाड़ियाँ हैं जिनको काटा जा सकता है, जंगलों को साफ़ किया जा सकता है, ये कर सकते हैं, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप उस ज़मीन को तैयार करें कृषि के लिए। और उन सभी ज़मीनों को यानी जो परती पड़ी हैं या बंजर पड़ी हैं उनको कृषि के अंतर्गत लाने का प्रयास करें, कि ये प्रयास करें कि उन पर भी खेती हो। दूसरा था, देखिए, किसानों को कृषि संसाधन उपलब्ध कराएं। कृषि संसाधन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी भी जमींदारों को दी गई थी कि जमींदार जो हैं किसानों को जो भी उनको कृषि करने के लिए साधन है, जैसे हल है, बैल है, बीज है, इन सब की उपलब्धता सुनिश्चित करें और उनको ये उपलब्ध कराएं। संसाधन जो भी कृषि कार्य के लिए आवश्यक हों उनको वो किसानों को उपलब्ध कराएं। वे किसानों को कृषि करने के लिए बाध्य करें अथवा राजी करें। देखिए, बाध्य करें, अगर कोई किसान इस बात से मना करता है या रैयत मना करता है खेती नहीं करेंगे, या उसको मनाना पड़ता है, कुछ बात करनी पड़ती है, तो उसको राजी भी ये करते थे कि तमाम प्रलोभन दे करके, तमाम उनको वादे करके कि चलिए करिए, इसमें कृषि आपको ये ऋण देंगे, ये सुविधाएं देंगे। तो कुल मिला के ये चाहे उसको ज़बरदस्ती खेती करानी पड़े, चाहे उसको राजी से करानी पड़े, प्रयास करते थे पूरा। और इनका ये जिम्मेदारी होती थी कि आप जो है कृषकों को, चाहे उनको खेती करने के लिए जो है किसी भी तरीके से आप राजी करें। तो ज़बरदस्ती भी उनसे कर सकते थे कृषि कराने के लिए, और उनको प्यार से भी समझा सकते थे कृषि के लिए, उनको साधन उपलब्ध करा करके भी उनको राजी कर सकते थे खेती करने के लिए। तो ये दोनों बातें थी कि वो किसानों को कृषि करने के लिए बाध्य भी कर सकते थे और राजी भी कर सकते थे। किसानों को प्रोत्साहन देना। देखिए, किसानों को प्रोत्साहन देना इनका कार्य होता था, इनकी जिम्मेदारी होती थी जमींदारों की। चूँकि ये प्रोत्साहन दे कर के उनको राजी करते थे, उनको जो आर्थिक सहायता होती थी वो उपलब्ध कराते थे, और ऋण देकर, माने इनको जो तकावी ऋण हुआ करते थे, बीज हैं, हल हैं, बैल हैं, इनकी उपलब्धता इनको कराते थे, इनको प्रोत्साहन देते थे इस बात के लिए कि आप आइए कृषि करिए। तो उसके लिए ये बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि कभी कभी बाढ़ आ जाती थी या सूखा पड़ जाता था, तो उसमें भी इनको छूट दी जाती थी भू राजस्व लगान या लागान वसूलने में। तो इस तरीके से ये प्रोत्साहन देते थे। इतनी ज़बरदस्ती किसानों से नहीं की जाती थी कि अगर फसल नष्ट हुई है या फसल में जो है पैदावार नहीं हो रही है, तो उसमें इनको कुल मिलाकर के जो कृषि छोड़ रहे होते हैं उनको ऐसा नहीं कहा जाता था कि आप की फसल ख़राब हुई है तो जो आप ज़बरदस्ती आप लगान देंगे। लेकिन कहीं कहीं अपवाद भी इसके मिले हैं। तो
कुल मिला के ये उनको प्रोत्साहन देना था, उनको कृषि करने के लिए जो भी मदद हुआ करती थी वो ये करते थे। इनकी आर्थिक सहायता में ये ऋण दे देते थे इनको। हल, बीज है, इन सब की उपलब्धता भी इनको कराते थे। पानी का व्यवस्था भी ये करते थे, जैसे कि नहरें खुदवाना, पानी की व्यवस्थाओं में नहरें आदि हैं, कुआं खुदवाना है, इन सब का काम ये रहता था। आगे बढ़ते हैं। सड़कों की सुरक्षा, शांति व व्यवस्था कायम रखना भी इनकी जिम्मेदारी होती थी। देखिए, जमींदार जो होते थे इनकी जिम्मेदारी होती थी कि वो सड़क की सुरक्षा करें, शांति व व्यवस्था कायम रखना इनका काम था। इनको सौंपा गया था, राज्य इनको आदेश करता था कि अपने क्षेत्र में आप सड़कों की सुरक्षा, माने जो लूटपाट होती थी, क्योंकि जमींदार जो होते थे एक सैनिक टुकड़ियां भी रखते थे और उनके पास जो है वो आश्रित व्यक्ति भी होते थे, जिनके जो नौकर चाकर भी रखते थे। उनके पास में ऐसे व्यक्ति होते थे जो उनकी मदद कर सकते थे, या जो राजस्व अधिकारी हुआ करते थे उनकी मदद के लिए इनके पास व्यक्ति रहते थे। तो उनका काम होता था ये उन सड़कों की सुरक्षा करें, शांति बनाए रखें, अगर कहीं विवाद पैदा हो रहा है, व्यवस्था कायम रखना इनकी जिम्मेदारी थी। जमींदार माल गुजारी वसूलने और उनको सरकारी खजाने में जमा कराने में मदद करता था। यानी ये सरकारी जो सरकारी अधिकारी हुआ करते थे, जैसे आमिल था, तो उसकी ये मदद करते थे। भू राजस्व इकट्ठा करके ये रैयतों से, किसानों से लगान वसूल करके और ये आमिल को उपलब्ध कराते थे। और मतलब आमिल जो था इन्हीं की सहायता से जो राजस्व जो है वो राज्य सरकार के पास जमा कराता था। तो ये जो थे जमींदार जो थे, ये जो राज्य सरकारी खजाना होता था उसमें जो जमा कराते थे, माल गुजारी जो वसूली जाती थी उसके सरकारी खजाने में जमा कराने में ये अधिकारी की मदद करते थे, जो आमिल हुआ करते थे या जो अन्य अधिकारी थे। जमींदार समाहर्ता के रूप में कार्य करते थे। राजस्व प्रशासन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। देखिए, जो राजस्व प्रशासन था, या इसको कहें मालगुजारी प्रशासन, जो मालगुजारी प्रशासन भी इसको कहा जाता था, लेकिन ये इनका काम क्या था, इनमें जो बिना इनके काम चलने वाला नहीं था, क्योंकि ये जमींदार जो होते थे इनका बहुत ही अहम रोल था भू राजस्व को इकट्ठा करने में, या कहिए कि राजस्व प्रशासन में इनका अहम रोल था। मालगुजारी प्रशासन में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल था। ये कुल मिलाकर के इस तरीके से कहा जाए कि ये आधार हुआ करते थे मालगुजारी प्रशासन के या राजस्व प्रशासन के, ये आधार हुआ करते थे, क्योंकि इनके पास जो ना कृषि के बारे में सारी जानकारी होती थी, रैयतों के बारे में सारी जानकारी इनके पास होती थी। बिना इनके कृषि की उपज का पता लगाना, रैयतों की स्थिति का पता लगाना संभव नहीं था। ये जमींदार जो थे ये समाहर्ता के रूप में कार्य करते थे, माने कि ये भू राजस्व इकट्ठा करते थे, जमा कराने के में इनका रोल होता था। भू राजस्व को सरकारी खजाने में जमा कराने में इनका अहम रोल था। ये एक तरीके से पूरी की पूरी वसूली में पूरा ध्यान लगाते थे। ये राज्य के प्रति वफादार होते थे। कभी कभी इनकी वफादारी नहीं भी होती थी तो इनको बहुत कठोर दंड भी दिया जाता था, लेकिन ये राज्य के हित के लिए कार्य करते थे, राज्य की सेवा के लिए कार्य करते थे। किसानों के हित की इनसे कोई मतलब नहीं था। बस कृषि से संबंधित जितना भी उनको मदद करनी पड़ती थी ताकि कृषि के संबंध में, बाकी और कोई उनको किसी प्रकार की ये मदद नहीं करते थे। उनके हितैषी ये नहीं होते थे। इनका काम था सिर्फ कृषि कार्य करने में अगर बाधा कहीं उत्पन्न हो रही है तो जाकर के ये रैयत की या किसान की मदद करते थे। कृषि कार्य में जैसे उसको पैसे की ज़रूरत है, बीज की ज़रूरत है, हल की ज़रूरत है, तो ये सारी चीज़ें उनको उपलब्ध कराने में ये उनकी मदद करते थे। अगला है, अब बात करते हैं देखिए जमींदारों की आय या परिलब्धियाँ।
तो जमींदारों की आय क्या होती थी? देखिए, इतना काम करते थे। जो भू राजस्व प्रशासन था, इसमें इनका बहुत ही महत्वपूर्ण आधार था। ये आधार थे, इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल था। ये बहुत अच्छी इनकी भूमिका रहती थी इसमें। तो इनकी क्या आय थी? ये राज्य के लिए कर इकट्ठा कराते थे, मदद करते थे अधिकारियों की, और एक तरीके से मालगुजारी प्रशासन के ये आधार ही थे। लेकिन क्या इनकी आय थी? इनको क्या मिलता था? आइए जानते हैं। देखिए, जमींदार राजस्व प्रशासन के में राज्य की सेवा व खिदमत गुजारी के रूप में कार्य करते थे। इरफान हबीब का कहना है, जमींदारी अधिकार का उद्देश्य था आय की व्यवस्था, भूमि के एक अंश पर उनका हक होता था। मतलब जमींदार जो थे, जमींदारी जो थी, जो उनके अधिकार थे, जमींदारों की जो अधिकार थे, उसका उद्देश्य था आय की व्यवस्था करना। माने कुल जितना भी जमींदारी अधिकार बनाए गए थे, जो भी उस समय जमींदारी अधिकार थे, उनका मुख्य उद्देश्य था आय की व्यवस्था करना, यानी भू राजस्व को इकट्ठा करना। ये जब ये काम के लिए इनको ये काम दिया गया था, जमींदारों का काम था कि आय की व्यवस्था करना। भूमि का जो भी किसानों के पास भूमि होती थी, जो कृषि करते थे जिन ज़मीनों पर, उसमें जो उपज हुआ करती थी, जो पैदावार होती थी, किसान की पैदावार, रैयत की पैदावार, उसमें इनका हक होता था। उसकी उपज में एक हिस्से पर इनका हक होता था। भूमि के एक अंश पर उनका हक होता था, या ये कहिए कि उनकी जो उपज होती थी उस पर उनका हक होता था। किसान पैदा करता था या रैयत जो था फसल उगाता था, और इनका संबंध कुछ नहीं था, जमींदारों से लेना देना नहीं था, लेकिन फिर भी इनका हक था। जो उपज होती थी उस पर इनका हक हुआ करता था। यह अंश जो था, ये जो हक की बात हम कर रहे हैं, ये अंश जो था यही मालिकाना हक या मालिकाना कहलाता था। इसको दो बिस्वी भी कहते थे। यही जो अंश हम बता रहे हैं कि उपज में एक हिस्सा इनका हुआ करता था, इसी वजह से इनको जो कहा गया है ना कि ये एक तरीके के मालिक हुआ करते थे, मालिकाना हक इनका था। तो ये क्या था? ये इनको जो है ये मालिकाना हक या मालिकाना या दो बिस्वी कहा जाता था, जो कुल उपज का 10% होता था। जो उपज होती थी, किसान की जो उपज होती थी, जो खेती से जितनी उपज होती थी, उसका ये 10% होता था। गुजरात में इसे बंद कहा जाता है, दक्कन में यह चौथ कहलाती थी। यही जो हिस्सा था मालिकाना या दो बिस्वी, बंध, चौथ, ये एक ही चीज़ थी। देखिए, ये जो इनका हिस्सा हुआ करता था, जिसको अंश कहा जाता है इनकी उपज में, उसको मालिकाना, दो बिस्वी, गुजरात में बंध और दक्कन में यह चौथ कहलाती थी। जो जमींदार खुद राजस्व अदा करते थे, वे मालिकाना के हकदार नहीं होते थे। माने कि जो जमींदार खुद राजस्व जमा करते थे, भुगतान करते थे, वो इसके हकदार नहीं होते थे। मालिकाना हक जो था उनका नहीं था। सेवा के बदले जो पारिश्रमिक दिया जाता था वह नानकार कहा जाता था। देखिए, जो इनकी सेवा थी, कर वसूल के राज्य को जो देना, भू राजस्व इकट्ठा करके सरकारी खजाने में जमा कराना, ये इनकी सेवा थी। सैनिक टुकड़ियाँ कभी कभी इनके पास जो होती थी, उनकी मदद करनी पड़ती थी, सरकारी कर्मचारी की या राज्य की। तो वो जो इनकी सेवा होती थी, उनके बदले में इनको अलग से पारिश्रमिक दिया जाता था, जिसे नानकार कहा जाता था। तो एक तो इनका मालिकाना और दूसरा इनका नानकार, ये इनकी आय थी, ये इनकी परिलब्धियाँ थीं। इसके अलावा भी, मतलब इन दोनों के अलावा भी ये
और भी कर लगाते थे किसानों पर, और उनसे जो है अच्छा खासा पैसा पैदा करते थे। उनकी आमदनी बहुत हुआ करती थी। तमाम तरीके के कर ये लगाते थे, विवाह कर हैं और जो छोटे मोटे कर ये लगाते थे उन पे, जिससे जो है इनकी आय जो थी बढ़ जाती थी। तो ये तो इनके मालिकाना और नानकार जो थे ये तो इनको मिलते ही थे। उसके अलावा भी ये बहुत सारे कर जो थे, जैसे मैंने बताया ना, विवाह कर है, गृह कर है, ये छोटे छोटे कर भी ये लगाते थे। उनसे ये खूब ऐंठते थे, उसका लाभ उठाते थे, और कभी कभी ये किसानों से बेगार भी कराते थे, उनको कोई भी पैसा नहीं देते थे। तो ये इनका जीवन जो था एक राजसी ठाट बाँट की तरह था। यह जो नानकार था यह अतिरिक्त हुआ करता था, माने वही सेवा के बदले इनको मिलता था, तो इसलिए अतिरिक्त था। इनका जो ज़मीन में हक होता था, ये चूँकि ये इनका हक होता ही था, तो उसको मालिकाना कहते थे। बाकी जो नानकार था ये इनको अतिरिक्त मिलता था, जो कि और नानकार कितना होता था, देखिए ये 2.5% से 10% तक होता था, और राजस्व से काट कर दिया जाता था तथा ज़मीन के रूप में भी दिया जाता था। माने कि ये कभी कभी ज़मीन से काट कर, मतलब ज़मीन के रूप में भी दिया जाता था। राजस्व जो वसूलते थे उसी में से इनको ये नानकार भी दिया जाता था, और कभी कभी इनको ज़मीन के रूप में दे दिया जाता था, जो कर मुक्ति ज़मीन हुआ करती थी। अब देखो इसमें जो 2.5% से इनका 10% तक होता था ये नानकार, वो तो मालिकाना जो था वो 10% था, और ये जो था नानकार ये 2.5% से 10% तक होता था। तो ये भी इनको मिलता था, ये भी इनकी आय में वृद्धि करता था। सीरी मूसवी के अनुसार जमींदारों द्वारा अपने उलूस पर होने वाला न्यूनतम खर्च कुल जमा के अनुपात में 16% था। देखिए जो सूबी हैं, मुशूबी, सीरी मुशूबी, इनका कहना है कि जो जमींदार होते थे वो अपने उलूस पर बहुत खर्च करते थे, यानी कि ये खर्चीले होते थे, उलूस पर बहुत पैसा खर्च करते थे, और ये जमा का कितना 16% बैठता था, यानी कि ये ज़्यादा खर्च करते थे। क्योंकि ये उलूस क्या होते हैं, देखिए उलूस जो होते थे ये आश्रित व्यक्ति हुआ करते थे। आश्रित व्यक्ति, जिनकी सहायता से ये जो है सरकारी कर्मचारियों की या राज्य की सेवा करते थे। अब बात करते हैं देखिए जमींदारों और किसानों के बीच संबंध की। जमींदारों ने हमेशा किसानों का शोषण ही किया, ऐसा जाना जाता है, माना जाता है कि जमींदार जो थे ये किसानों का खून चूसते थे, किसानों का शोषण इन्होंने हमेशा किया। लेकिन कुछ अपवाद भी मिलते हैं कि किसानों के हित में भी इन्होंने काम किया है, और हमेशा ये शोषण का काम नहीं करते थे, लेकिन अधिकतर ये माना जाता है कि ये जो है शोषण का ही काम करते थे। इनका जो काम था मतलब किसानों का शोषण ही था। इरफान हबीब का कहना है, जमींदारों के एक वर्ग को इस अर्थ में शोषण वर्ग की कोटि में रखा जा सकता है कि किसानों की वैसी उपज में उनका अंश था। माने कि इरफान हबीब का ये कहना है कि जो इसलिए इनको शोषण वर्ग की कोटि में रखा जा रहा है, ये रखा जाना चाहिए कि क्योंकि इनकी जो इनका जो हक हुआ करता था, यानी किसानों की जो उपज होती थी उनमें स्वतः इनका हक होता था। ये कुछ कार्य नहीं करते थे, इन खेती में कोई पैसा नहीं लगाते थे, लेकिन फिर भी जो किसान की जो उपज हुआ करती थी उसमें इनका हिस्सा होता था। तो ये एक मतलब एक जो इस तरीके की ज़बरदस्ती थी कि हक होगा ही, तो इसको कहा जा सकता है कि ये शोषण था। माने किसान जो था ये दबाव में था, इनसे दबा रहता था कि हमें इसका बिना मेहनत के उनको हमें देना है। तो इसलिए एक कोटि में रखा गया है इन्हें, शोषण वर्ग की कोटि में, क्योंकि उनका किसानों की बेसी उपज जो होती थी उनमें उनका अंश था। ये अंश होना ही ये कहता है कि ये शोषण वर्ग है। ये जमींदार जो हैं ये शोषण वर्ग है।
चूँकि स्थानीय परंपराओं और सरकारी या शाही विनियमों का अतिक्रमण करके कोई भी जमींदार किसानों की उपज पर दावा नहीं कर सकता था। किसानों की जो उपज थी, वैसे सरकारी या शाही जो नियम थे, विनियम थे, उनको उनसे आगे नहीं जा सकते थे आप, और उन किसानों को सता नहीं सकते थे और ज़बरदस्ती उनसे उपज नहीं ले सकते थे। लेकिन ये ज़मींदारों का ये था कि ज़मींदारों को हक मिलना ही है, उनका हिस्सा है ही उसमें। तो ये क्या था, ये कि इस तरीके से एक शोषण ही कहा जा सकता है कि जो किसान थे उनका शोषण ही तो हो रहा था एक तरीके से। और शोषण करता कौन था? जमींदार। तो इसलिए कहा भी जा सकता है कि ये शोषण वर्ग की कोटि में रखा जा सकता है। इरफान हबीब का भी यही कहना है, जमींदारों के एक वर्ग को इस अर्थ में शोषण वर्ग की कोटि में रखा जा सकता है, किसानों की बेस उपज में उनका अंश था। इस वजह से यदि कोई जमींदार किसानों को परेशान करता था या मनमाने ढंग से किसानों का शोषण करता था, तो किसान सरकार से उस जमींदार की शिकायत भी कर सकते थे। सरकार उस जमींदार को हटा भी सकते थे। इसके स्थान पर नया जमींदार भी रख सकते थे। देखिए ये क्या है, ये कुल मिलाकर इतना है कि अगर कोई जमींदार, चूँकि शाही नियम तो हुआ नहीं करते थे, तो किसानों पर जब अत्याचार ज़्यादा होता था या उनको ज़्यादा सताया जाता था, परेशान किया जाता था जमींदारों के द्वारा, तो ऐसे किसान जो हैं वो शिकायत करते थे राजा से, शासक से, बादशाह से शिकायत करते थे। तो उनकी शिकायतें सुनी जाती थीं और उसकी जांच कराते थे कि अगर ये जमींदार जो है ये भ्रष्ट पाया जाता था तो उसको हटा भी देते थे, उस पर जो है उसकी जो जमींदारी थी, जो जमींदारी अधिकार थे, उसको छीन लेते थे और किसी नए जमींदार व्यक्ति को जमींदार बनाया जाता था। उसकी जमींदारी छीन करके उससे हटा करके किसी अन्य व्यक्ति को दी जाती थी जो वफादार होते थे। कभी कभी ये वफादारी जब नहीं निभाते थे, राज्य के प्रति इनकी वफादारी नहीं होती थी, तब भी इनको राज्य हटा सकता था। माने जो वसूला गया कर है या जो नियत कर है, वो अगर सरकारी खजाने में ये जमा नहीं कराते थे या ये खेती जो छोड़ देते थे, जमींदारी छोड़ देते थे, तो इनको जो है हटा दिया जाता था। तो वफादारी इनकी बहुत ज़रूरी थी। कभी कभी पाया जाता था कि अगर इसने जो है, इस जमींदार ने कुछ मतलब बेईमानी की है, पूरा पैसा यहाँ नहीं जमा किया है, और इस बात का पता राज्य को पता लगता था या बादशाह को जब पता लगता था, तो वो जमींदारों को हटा देते थे और उनकी जगह पर दूसरे जमींदार नियुक्त करते थे। तो मानी उनकी जमींदारी जो थी एक शिकायतों पे उन पे कार्रवाई होती थी। ऐसा नहीं है कि शिकायतें, सिर्फ इतना नहीं था कि शासक वर्ग जो है किसानों की सुनेगा ही नहीं। तो ये था, उनके स्थान पर नया जमींदार रख सकते थे, उनको हटा सकते थे, उनके जमींदारी अधिकार जो थे छीन लिए जाते थे अगर कोई शिकायत ऐसी करता था। सतीश चंद्र का कहना है कि जमींदार बहुधा स्थानीय अत्याचारी साबित होते थे और अपने क्षेत्र में किसानों से यथासंभव अधिक से अधिक राजस्व वसूल करते थे। ये तो बात सही है, सतीश चंद्र ने इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने ये बात कही है कि जमींदार जो थे वो बहुधा स्थानीय अत्याचारी साबित होते थे और अपने अधिकार क्षेत्र में किसानों से यथासंभव अधिक से अधिक राजस्व वसूल करते थे। यानी कि इनका, चूँकि जमींदारों का पूरा प्रयास रहता था कि जमींदार जो थे किसानों से अधिक जो है लगान वसूल करें, और चूँकि नियत राशि अलग होती थी, जो जमा होता था और जो जमा निर्धारित हुआ करता था उससे भी ज़्यादा की ये उम्मीद करते थे, और जो जमा होता था उसे उतना तो लेना ही लेना है, लेकिन जो वहाँ पर वसूला गया धन होता था, जो सरकारी खजाने में जमा होना होता था, वो कभी नहीं बैठा कि जितना निर्धारित किया गया उतना ही जमा हुआ हो। तो बीच का कहाँ जाता था? ये किसानों से छोड़ा नहीं जाता था, किसानों या रैयतों से छोड़ा नहीं जाता था, किसानों या रैयतों से तो पूरा वसूल किया जाता था जितना जमा होता था। बाई चांस से अगर उस उपज में नहीं आया है
उपज में उतना नहीं आ रहा है, उपज कम हुई है या पैदावार हुई नहीं है तो अलग बात थी। लेकिन अगर उपज हुई है, पैदावार अच्छी हुई है तो जमा जितनी निर्धारित की जाती थी पूरा का पूरा वसूल किया जाता था। लेकिन वसूल किया गया भू राजस्व, वसूल किया गया जो राजस्व हुआ करता था, लगान हुआ करता था, ये सरकारी खजाने में उतना ही जमा हो जितनी जमा है, ऐसा नहीं था। तो बीच का कहाँ जाता था? बीच का ये जमींदारों के पास रह जाता था। तो क्यों? क्योंकि देखिए, एक तो जो स्टैंडर्ड हुआ करता था, जमा जो होती थी वो तो एक निर्धारित हुआ करता था कि इतना वसूल करना, उपज या उनकी खेती के अनुसार या उपज के अंदर फसलों के आधार पर वो जमा निर्धारित की जाती थी और उसको वसूला जाता था। तो वसूली कभी कभी इतनी ज़्यादा होती थी, जमा के बराबर होती थी, लेकिन सरकारी खजाने में जमा जितनी है उतनी जमा नहीं की जाती थी, वसूली जो है उतनी जमा नहीं की जाती थी। तो लेकिन किसानों से पूरा जाता था, किसानों से जो है ना पूरा का पूरा जाता था और उसके अतिरिक्त भी कई कर ये लगा लेते थे। किसानों को मतलब उभरने ही नहीं देते थे। किसानों की दशा बहुत बेकार थी। पैदावार अच्छी थी, कृषि अच्छी थी, सब कुछ बढ़िया था, मतलब पैदावार में कोई कमी नहीं थी, कृषि कहीं से भी कमज़ोर नहीं थी, सारी व्यवस्थाएं थी कृषि कार्य करने के लिए, पूरे संसाधन थे। किसान लेकिन ठीक नहीं था, किसान की स्थिति सही नहीं थी। पैदावार अच्छी थी, फसलें अच्छी थीं, खेती अच्छी थी, उनके लिए उपलब्ध साधन भी थे कृषि कार्य के लिए, लेकिन किसानों की दशा ठीक नहीं थी। दशा किनकी ठीक थी? जमींदारों की, या जो उनसे उनका जो अधिकारी वर्ग था। क्योंकि किसान पूरी पूरी मेहनत करके बहुत सारा उपज पैदा करता था, अपने खेतों में काम करके पैदावार अच्छी करता था, लेकिन उसका लाभ कौन उठाते थे? लाभ उठाते थे ये जमींदार। जमींदार को जब पता लगता था ना कि उसके खेत में ये बहुत अच्छा फसल हुआ है, पैदावार जो मानक तय हुआ था उससे भी ज़्यादा उसमें उपज हुई है, तो तमाम और करों की व्यवस्था वो करते थे। मन में ये गणंत करते थे कि क्या कर लगाए जाए, नहीं चना तो चलो अब विवाह कर दे दीजिए, गृह कर दे दीजिए, ये तमाम तरीके के और कर भी लेते थे। तो करों के बोझ तले ये किसान दबे रहते थे और ऋण जो लेते थे, जो कर्जा लेते थे, उस कर्जे की राशि इतनी हो जाती थी, इतना ब्याज बनता था कि ये इनकी दशा उबर ही नहीं पाती थी। खेती अच्छी थी, कृषि अच्छी थी, उपज बहुत बढ़िया थी, उसके बाद भी किसानों के ऊपर एक शोषक वर्ग बैठा था, वो उन्हें कभी उभरने नहीं देता था। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।